Hello everybody, here's another video from Educatine. Today we are covering the first chapter of First Flight English of class 10th, that is A Letter to God, like you can see on your screen. So what we are going to do in this session, सबसे पहले just a second. Yeah. सबसे पहले we are going to read word by word, right? और उसके साथ I am going to explain it to you. आपको मैं ताकि आपकी रीडिंग भी हो जाएगी और आप समझ भी जाओगे कि व्हाट यूर रीडिंग एग्जैक्टली, राइट. देन वी आर गोइंग टू डू कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस, जो कि कॉम्प्रीहेंशन चेक रहता है आई थिंक सो हर few stanzas के बाद वो हम करेंगे. एंड देन we'll do the NCERT questions and there are some extra questions given in the notes. The notes are linked in the description, please check them out. हम notes में summary available होती है, कॉम्प्रीहेंशन चेक के क्वेश्चंस के आंसर्स होते हैं, NCERT क्वेश्चंस के आंसर होते हैं, एंड सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आर आल्सो देयर विच इज़ काइंड ऑफ इज़ लाइक योर होमवर्क. उसके आंसर्स नहीं अवेलेबल होंगे बट there will be a separate video where I discuss the answers, so that if you have any confusion you can check out that video and basically clear your doubts, right? So anyways, A Letter to God, it is basically about a man who is I don't know what exactly he's God loving or God fearing, but he has a firm belief on God. भगवान को वो बहुत ज़्यादा मानता है, लाइक उसको पूरा बिलीफ है कि भगवान तो होते ही होते हैं, कोई डाउट भी नहीं है, उसको पूरा कॉन्फिडेंस है, राइट. एंड ही इज़ अ फार्मर, हिज नेम इज़ लेंको. तो दिस स्टोरी गोज ऑन अबाउट कि कैसे उसकी फार्म में जो फसल है वो ख़राब होती है, उसके बारे में वो गॉड को लेटर लिखता है और उसके बाद उसके आगे आगे क्या इंसिडेंट्स होते रहते हैं. सो लेट अस स्टार्ट. जस्ट अ सेकेंड. यस. द हाउस, the only one in the valley, sat on the crest of a low hill. From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. So सबसे पहले यहाँ पे डिस्क्राइब किया जा रहा है कि लेंको के घर के आसपास की लोकेशन को, राइट. सो द क्वेश्चन कैन बी डिस्क्राइब द वैली और द लोकेशन ऑफ लेंकोज हाउस. तो इसमें पूरा आएगा. तो एक वैली में वो रहता है और वो वैली में वो हिल टॉप पे रहता है, ठीक है. क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल कह रहे हैं, तो क्रेस्ट का मतलब होता है टॉप ऑफ अ हिल. तो वो एक इकलौता घर था पूरे वैली में और वो एक छोटे से हिल के टॉप पे था, राइट. और उस हाइट में से क्या क्या दिखता था, एक रिवर दिखती थी और उसका एक कॉर्न क्या एक फील्ड था, वो फील्ड दिखता था. और उसको कैसे डिस्क्राइब किया गया है इस फील्ड को, फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स, यानी कि कॉर्न के साथ साथ कॉर्न के आसपास फ्लावर्स भी उगे हुए हैं. और इन फ्लावर्स को किसका इंडिकेशन माना गया है, गुड हार्वेस्ट का, एक अच्छी फसल का इंडिकेशन माना गया है. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. और इस फसल का और अच्छे से हार्वेस्ट होने के लिए बस एक चीज़ की ज़रूरत थी अर्थ को, वो क्या है, डाउनपोर या एटलीस्ट अ शावर. डाउनपोर किसे कहते हैं, जब बहुत तेज बारिश होती है उसे डाउनपोर कहते हैं. और शावर होता है हल्की फुल्की बारिश जो होती है, ज़्यादा तेज नहीं ज़्यादा धीरे नहीं, ठीक ठाक. थ्रू आउट द मॉर्निंग Lenko, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. तो अब हम लेंको पे आ जाते हैं. लेंको सुबह से क्या कर रहा था, वो अपने फील्ड्स को बहुत इंटीमेटली जानता था, यानी कि उसे बहुत अच्छी नॉलेज थी अपनी फील्ड की. और उस मतलब आप इंटीमेटली जानने का मतलब होता है हर चीज़ को जानना और गहराई से जानना. तो बेसिकली बोलने का मतलब है कि अगर वो एक फार्मर था तो उसको अपनी फील्ड के बारे में सब कुछ बहुत अच्छे से पता था, उसको अपनी फील्ड की अच्छी नॉलेज थी. तो सुबह से क्या कर रहा था, वो स्काई की तरफ देख रहा था, आसमान की तरफ देख रहा था. और किस डायरेक्शन में देख रहा था, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर विमेन. अब देखो ये जो लाइन बोली लेंको ने, गोइंग टू गेट सम वाटर मतलब बारिश की बात हो रही है, ठीक है. और वुमेन का मतलब है, मतलब यहाँ पे बताया नहीं गया एग्जैक्टली कि हु द वुमेन इज, बट मोस्ट प्रोबेबली इट्स हिज वाइफ. and it is a very peculiar way to refer to your wife, but anyways the woman who was preparing supper replied, yes, God willing. The older boys were working in the fields while the smaller ones were playing near the house until
The woman called to them all, "Come for dinner." It was during the meal that such as Lenko had predicted, big drops of rain began to fall. तो क्या होता है, जो पहले वो अपनी वाइफ से, मोस्ट प्रोबेबली वाइफ से बोलता है कि वी आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट सम वाटर, मतलब कि बारिश होने वाली है, उससे ऐसा लग रहा है, ये इसका प्रिडिक्शन है, ठीक है। द वुमेन यानी कि उसकी वाइफ जो है सपर प्रिपेयर कर रही थी। सपर किसे कहते हैं? सपर एक मील को बोलते हैं, या तो जनरली उसे डिनर को बोलते हैं, बट कभी कभी लंच को भी बोल सकते हैं, बेसिकली एक भारी मील, ठीक है। और उसकी वुमेन ने या फिर उसकी वाइफ ने क्या बोला? येस गॉड विलिंग, यानी कि अगर भगवान चाहे तो ज़रूर होगा। द ओल्डर बॉयज़, बेसिकली उनके बेटे, ठीक है, वो फील्ड में काम कर रहे थे, और जो छोटे वाले बच्चे थे उसके, वो पास ही में खेल रहे थे घर के पास। पर उसकी वाइफ ने, लेंको की वाइफ ने उन सबको बुलाया और कहा कम फॉर डिनर। अरे अपने सब बच्चों को डिनर के लिए बुलाया, क्या कह के? कम फॉर डिनर। It was during the meal that just as Lenko had predicted, big drops of rain began to fall. और जब वो लोग खाना खा रहे थे उसी टाइम पे बारिश स्टार्ट हो गई। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. अब देखो, लेंको सुबह से स्काई की तरफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ही देख रहा था, और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से ही क्लाउड्स के, मतलब माउंटेन्स की तरह डिस्क्राइब किया गया है क्लाउड्स को, कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स अप्रोच कर रहे थे, यानी कि आ रहे थे लेंको के फील्ड्स की तरफ। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग रेन ऑन हिज बॉडी। तो उसे वैसे ही इतनी खुशी लग रही थी कि बारिश आने वाली है, तो वो घर से बाहर निकला सिर्फ एक रीजन की वजह से, कि उसे बारिश का पानी अपने ऊपर फील करना था। And when he returned, he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky. These are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5." तो देखो, now there is a question जो आता है कि how had Lenko described the raindrops? So how did he describe? वो कह रहा था कि जो बड़े, ये जो raindrops हैं वो raindrops नहीं हैं, वो क्या है? बड़े ड्रॉप्स जो हैं 10-cent pieces हैं, और जो छोटे वाले हैं वो 5-cent पीसेज। अब सेंट होता है बेसिकली जैसे हमारे इंडियन करेंसी में जिससे हम पैसे बोलते हैं, ठीक है, उसी को यूएस की करेंसी में यानी कि डॉलर्स में सेंट्स बोलते हैं। तो बड़े रेनड्रॉप्स को वो 10-cent पीसेज बोल रहा था, और छोटे रेनड्रॉप्स को वो 5-cent पीसेज बोल रहा था। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. तो वो जो है अपनी फील्ड की तरफ बड़ी खुशी से देख रहा था, जो कि फ्लावर से सजी हुई थी। जैसे मैंने बोला कि कॉर्न के साथ साथ फ्लावर्स भी थे कॉर्न के फील्ड में, ड्रेप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन। और जब भी आपने कभी देखा हो बहुत अच्छे से बारिश होती है ना, बहुत तेज बारिश होती है, तो तब ऐसे लगता है कि जैसे कोई कर्टन लहरा रहा हो, तो इसलिए वो कह रहा है ड्रेप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन। But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. तो अब क्या हुआ कि अब बहुत तेज हवाएं चलने लग गई, और उस बारिश के साथ साथ बड़े बड़े हेल स्टोन्स भी गिरने लग गए। हेल स्टोन्स किसे बोलते हैं? जब बारिश होती है तो कभी कभी ओले गिरते हैं, जो कि जमा हुआ पानी की तरह होता है, क्या बोलेंगे, आइस के टुकड़े जैसा होता है या स्नो जैसा होता है, बट स्नो नहीं होता एग्जैक्टली, उन्हें हम हेल स्टोन्स बोलते हैं। These truly did resemble new silver coins, और ये कहा जा रहा है कि वो हेल स्टोन जो हैं नए सिल्वर कॉइन्स जैसे लग रहे थे। अब जो उनके बेटे हैं वो गए बारिश में भीगने के लिए, और उसके बाद वो इन हेल स्टोन्स को कलेक्ट करने लग गए। It's really getting bad now, exclaimed the man. I hope it passes quickly. अब क्या है, लेंको को चिंता होने लग गई कि भाई बहुत तेज बारिश हो रही है, ये तो ज़्यादा बुरा हो जाएगा अगर बहुत देर तक बारिश होती रही। So he hoped कि वो जल्दी से ये बारिश होके चली जाए। It did not pass quickly. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. और इतनी जल्दी ये बारिश और ये स्टॉर्म ख़त्म नहीं हुआ,
ठीक है। 1 घंटे तक बारिश के साथ हेल भी गिरने लग गई। कहाँ कहाँ गिरी? घर पे गिरी, गार्डन पे गिरी, हिल साइड पे गिरी, कॉर्नफील्ड पे गिरी और पूरे वैली पे गिरी इनफैक्ट, ठीक है, ऑब्वियसली। तो जो कॉर्नफील्ड था वो सफेद हो चुका था, एकदम ऐसा लग रहा था किसी ने बहुत सारा नमक डाल दिया हो उस फील्ड के ऊपर। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। और क्या हुआ कि इतनी तेज बारिश हुई है, इतनी तेज से ओले गिरे हैं, तो एक भी पेड़ पे एक लीफ नहीं रहा, यानी कि इतनी बुरी आंधी आई थी बेसिकली। और कॉर्न की जो फसल थी, भुट्टे की फसल थी, वो भी खराब हो गई। और जो फूल से मैंने बोला कि सजा हुआ है उनका फील्ड, वो फूल भी अब खत्म हो चुके थे, वो भी हट चुके थे, राइट। लेंको's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of locusts would have left more than this. तो अब फिर वो उसके मन में दुख भर गया। His soul was filled with sadness का क्या मतलब है कि उसका जो मन है वो दुख से भर गया। और जब स्टॉर्म खत्म हो गया, वो अपनी फील्ड के बीच में जाके खड़ा हो गया और अपने बेटों से बोलने लगा कि अगर लोकस्ट्स, आपको अगर याद हो 2020 में ऐसे लोकस्ट्स के स्वॉर्म्स आने लग गए थे, है ना, कि एनसीआर साइड में, तो वो एक ऐसे इंसेक्ट्स का झुंड होता है जो एक बड़े झुंड में फसल खराब करते हैं, राइट। तो एक प्लेग ऑफ लोकस्ट मतलब एक बड़ा झुंड लोकस्ट का। तो लेंको क्या कह रहा है कि अगर एक बड़ा झुंड भी आता लोकस्ट का हमारे फील्ड को बर्बाद करने, फिर भी इससे ज्यादा कुछ बच जाता हमारे फील्ड में। हमारे पास कुछ नहीं बचा, हेल स्टॉर्म ने सब कुछ बर्बाद कर दिया और इस साल हमारे पास कोई कॉर्न नहीं होगा, हार्वेस्ट नहीं होगी हमारे पास। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, all our work for nothing, there's no one that can help, who can help us, we'll all go hungry this year. और रात को ऑब्वियसली जब किसी का इतने मेहनत का काम बर्बाद हो जाता है तो किसी को नींद कैसे आ सकती है। तो दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, कि बहुत दुख भरी वो रात रही उसके लिए। और वो कहने लगा कि ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, मतलब इतना सारा काम किया किस लिए, मतलब हमें तो कोई रिजल्ट मिला नहीं। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, मतलब अब हमारी मदद कोई नहीं कर सकता है और हम इस साल भूखे मरेंगे। मतलब बेसिकली वो इतना दुखी था कि उसे लग रहा था कि हम भूखे मरेंगे इस साल। अब हम पहले वर्ड मीनिंग्स की बात कर लेते हैं, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए थे, इग्नोर अगर कोई बैकग्राउंड वॉइसेस आ रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले है ड्रेप, जैसे कहते हैं ना ड्रेप्ड इन द कर्टन ऑफ रेन। तो ड्रेप मतलब कवर करना, जैसे हम साड़ी को ड्रेप करना बोलते हैं क्योंकि साड़ी से हम कवर करते हैं खुद को, तो ड्रेप करना मतलब किसी चीज से कवर करना। और बेसिकली इस वर्ड को कपड़े के लिए ही यूज किया जाता है। क्रेस्ट मतलब एक टॉप ऑफ द हिल, किसी हिल के टॉप को क्रेस्ट बोलते हैं, ठीक है। लोकस्ट्स, इंसेक्ट्स विच फ्लाई इन बिग स्वॉर्म्स और ग्रुप्स एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स, ये भी मैंने आपको बताया, ठीक है, कि लोकस्ट एक ऐसे इंसेक्ट का झुंड होता है जो साथ में आके क्रॉप्स डिस्ट्रॉय करता है। अब ओरल कॉम्प्रिहेंशन की बात कर लेते हैं, यानी कि जो कॉम्प्रिहेंशन चेक होता है आपकी बुक में। ये है नोट्स जो मैं आपको बता रही थी, इसमें सारे क्वेश्चन के आंसर्स अवेलेबल हैं, अगर आपको ज़रूरत है उसकी तो मेक श्योर टू डाउनलोड। ओके, What did Lenko hope for? लेंको को किस बात की उम्मीद थी? लेंको hoped for a downpour or at least a shower so that his crops could be irrigated. तो लेंको की क्या इच्छा थी या क्या आशा थी उसकी कि या तो बहुत तेज बारिश हो जाए या बहुत तेज ना बारिश हो, तो एटलीस्ट एक हल्की फुल्की बारिश यानी कि एक शावर हो जाए ताकि उसके क्रॉप्स को पानी मिल सके, उसके क्रॉप्स इरिगेट हो सके। Next question is, why did Lenko say the raindrops were like new coins? और लेंको ऐसा क्यों कह रहा था कि रेनड्रॉप्स नए कॉइन्स की तरह था? ये मैंने क्वेश्चन आपसे अभी डिस्कस किया है। तो लेंको called the raindrops as new coins because the raindrops were irrigating his crops which if grew well would bring him money. अब देखो, ये बेसिकली एक तरीका है बोलने का कि इस अगर बारिश होती है तो ये बारिश का पानी उसके लिए पैसा लाएगा। तो लेंको रेनड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स इसलिए कह रहा था बिकॉज ये रेनड्रॉप्स उसके फील्ड को, उसके क्रॉप को इरिगेट कर रहा था, और अगर उसके क्रॉप्स अच्छे से इरिगेट होंगे तो वो अच्छे से हार्वेस्ट होने के बाद अच्छे से बिकेंगे भी और उसकी वजह से उसके पास पैसा आएगा। तो दिस इज लाइक अ मेटाफॉर, नॉट रियली कि रेनड्रॉप्स न्यू कॉइन्स है, बट टू पुट इट इन अ वे कि
यही रेन ड्रॉप्स उसके पैसे आने का कारण बनेगा। How did the rain change what happened to Lenko's field? Just as he had predicted, big raindrops began to fall. But suddenly a very strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. For an hour, the hail rained on the house, the hillside, the garden, the cornfield, and on the whole valley, due to which the corn was totally destroyed. अब पूछ रहे हैं कि रेन बदल कैसे गई, मतलब रेन का पहले तो ठीक तो लेंको बहुत खुश था, राइट अपने ये बारिश हुई तो वो पहले होप भी कर रहा था और बारिश हुई तो वो बहुत खुश भी था। तो फिर क्या हुआ, कैसे बारिश चेंज हो गई और उसकी वजह से लेंको की फील्ड में क्या हुआ, तो ये बात डिस्कस करते हैं। जस्ट एज ही हैड प्रेडिक्टेड, बहुत तेज से बारिश होने लग गई, बड़े बड़े बारिश की बूंदें गिरने लग गई, पर वो सब ठीक था, लेकिन फिर बहुत तेज हवाएं चलने लग गई और उस हवा के साथ और बारिश के साथ बड़े बड़े हेलस्टोन्स के टुकड़े यानी कि ओले गिरने लग गए। और ये 1 घंटे तक ये हेल स्टॉर्म चलता रहा, जिसकी वजह से उसका फील्ड पूरा सफ़ेद हो गया था और ये हेल उसके घर पे गिरा था, हिल साइड पे गिरा, गार्डन पे और कॉर्न फील्ड पे और पूरी वैली पे भी, और जिसकी वजह से उसका कॉर्न का जो हार्वेस्ट है या क्रॉप है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था। What were Lenko's feelings when the hail stopped? तो लेंको की फीलिंग्स क्या थी जब हेल स्टॉप हुई या रुक गई, ठीक है। लेंको सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंको का सोल सैडनेस से फिल्ड था, बोलने का मतलब है कि लेंको का मन दुख से भर चुका था। He believed that a plague of locusts would have left more than what the hailstorm had, and that this year they will have to go hungry. तो जब ये बारिश रुक गई, जब ये हेल स्टॉर्म रुक गया, तो लेंको का मन दुख से भर गया और उसे ऐसा लगता था कि अगर एक लोकस्ट का झुंड भी आके बर्बाद करता उसके फील्ड को तो भी इससे ज्यादा क्रॉप बच जाता, और इसलिए उसे ऐसा लगा कि इस साल उन्हें भूखा रहना पड़ेगा। Okay, these were the 4 questions. Let's move on to the next part. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. अब देखो कैसे वैली को डिस्क्राइब किया गया है, या फिर उस लोकेशन को कैसे डिस्क्राइब किया गया है जहाँ पे लेंको और उसकी फैमिली रहा करती थी, कि बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, कि वो सॉलिटरी मतलब जो चीज़ अकेले में होती है, आइसोलेशन में होती है, मतलब जिसका कोई ह्यूमन इंटरेक्शन जहाँ पे कम होता है उसे सॉलिटरी जगह बोलते हैं। जो वैली के बीच में एक सॉलिटरी घर था, जो एक आइसोलेशन में घर था, उसमें जो लोग रहते थे, यानी कि किसको रेफर किया जा रहा है यहाँ पे लेंको और लेंको की फैमिली को रेफर किया जा रहा है। उनके मन में एक होप जरूर था, किसका होप था? हेल्प फ्रॉम गॉड। Don't be upset even though this seems like a total loss. Remember, no one dies from hunger. That's what they say, no one dies of hunger. तो अब ये जो probably लेंको और लेंको की वाइफ में कॉन्वर्सेशन चल रहा है, जिसमें one person is saying कि क्या कहते हैं कि ज़्यादा अपसेट मत हो, ज़्यादा दुखी मत हो, भले ही ये पूरा लॉस लग रहा है, टोटल लॉस की सब कुछ बर्बाद हो गया ऐसा फील हो रहा है, पर याद रखना कि कोई भी भूखा नहीं मरता है। एंड दिस इज अ सेइंग, नो वन डाइज ऑफ हंगर। सो वो कह रही है, या प्रॉबेबली लेंको की वाइफ लेंको से कह रही कि भले ये बहुत बड़ा लॉस जैसा फील हो रहा है, ये याद रखना कि कोई भूखा नहीं मरता है। That's what they say, no one dies of hunger. और लेंको इस बात का ये जवाब देता है कि यही तो लोग वैसे कहते हैं कि कोई भी भूखा नहीं मरता। All through the night, Lenko thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. तो अब फिर से लेंको को रात को नींद नहीं आती है और वो एक ही बारे में सोच रहा होता है, अपने एक होप के बारे में सोच रहा होता है। वो होप क्या है? हेल्प फ्रॉम गॉड, कि भगवान से हमें हेल्प मिलेगी। और उसे क्या बताया गया है बचपन से कि भगवान की आंखें, यानी कि भगवान को दुनिया में सब कुछ दिखता है हर टाइम पे, और जो हमारे मन के अंदर या हमारे कॉन्शियंस के अंदर, कॉन्शियंस होता है द सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग जो अपने मन में होता है। कॉन्शियंस बेसिकली आप कह सकते हो कि एक तरीके से हम खुद के साथ कॉन्वर्सेशन नहीं करते। जब हमसे कुछ गलत होता है तो हमारा मन हमको कह रहा होता है कि ये मुझे करना नहीं चाहिए था, ये सही है, ये गलत है। तो ये जो अपने आप से कॉन्वर्सेशन होती है सही गलत की, इसको कॉन्शियंस बोलते हैं। तो
अपने जो डीप अपने कॉन्शियंस में भी जो बात घूम रही होगी ना, जो दुनिया में किसी को हमने नहीं बताई, वो भी भगवान को पता है। ये बात लेंको को बचपन से बताया गया था, तो वो भगवान को वैसे ही मानता था। Lenko was an ox of a man working like an animal in the fields, but he still knew how to write. अब देखो लेंको को कहा गया है कि वो एक ऑक्स की तरह था। क्यों? क्योंकि वो सारा दिन फील्ड में एक जानवर की तरह काम करता रहता था। तो एक बार के लिए इंसान समझेगा उसको लिखना पढ़ना नहीं आता, बट ही न्यू हाउ टू राइट, उसको लिखना पढ़ना आता था। The following Sunday at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. और फिर उसने संडे, जो संडे आ रहा था, उस संडे को डे ब्रेक के टाइम पे, मतलब दोपहर के अराउंड या जब वो ब्रेक लेता है उस टाइम पे उसने क्या किया, उसने एक लेटर लिखना शुरू किया जो कि वो खुद टाउन में देने गया। कहाँ? वहाँ पे तो वो लेटर उसने खुद लिखा और उसके बाद वो खुद वो टाउन में गया, कहाँ देने? पोस्ट ऑफिस में मेल करने वो गया। और वो लेटर किसको लिखा था? उसने लिखा था गॉड को वो लेटर। God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. He wrote to God on that envelope, put the letter inside, and still troubled when went to town. तो अब वो क्या लिखता है उस लेटर में कि भगवान अगर आप मेरी मदद नहीं करते तो मैं और मेरी फैमिली भूखे रह जाएंगे इस साल, और मुझे एक 100 पेसोस चाहिए। अब पेसोस एक और करेंसी होती है, बेसिकली लैटिन अमेरिका में ज़्यादा यूज होती है। पेसोस इज अ वर्ड फॉर मनी इन स्पेनिश, ठीक है। तो उसे 100 पेसोस की ज़रूरत है ताकि वो फिर से अपनी फसल मतलब बो सके, और ताकि वो कम से कम कुछ पैसे पे जिंदा रह सके जब तक कि वो वापस से उसका क्रॉप जो है हार्वेस्ट नहीं हो जाता। वो एनवेलप के ऊपर उसने लिखा टू गॉड, यानी कि भगवान को लेटर भेज रहे हैं, ठीक है। उसने एनवेलप के अंदर लेटर रखा और तब भी वो ट्रबल्ड फील कर रहा था, अंदर से परेशान फील कर रहा था, पर उस फीलिंग के साथ ही वो टाउन चला गया। At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. अब उसने क्या किया, पोस्ट ऑफिस में एक स्टैंप लगाया लेटर के ऊपर और उसको मेल बॉक्स में डाल दिया। One of his employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. अब उसमें से एक एम्प्लॉय ने, जो एक पोस्टमैन भी था, उसने जो कि ऑब्वियसली हेल्प करता था पोस्ट ऑफिस में, तो उसने ये लेटर देखा, वो अपने बॉस के पास वो लेटर लेके गया, वो हंसते हंसते बहुत ज़्यादा, और उसने दिखाया कि ये लेटर टू गॉड है, किसी ने भगवान को चिट्ठी लिखी है। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping on the letter on his desk, commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God." अब क्या हुआ कि वो लेटर जो है उसने अपने बॉस को दिखाया, और उसने कभी अपने करियर में ये एड्रेस देखा ही नहीं था। ये बोलने का तरीका ही कितने एक फनी मैटर है बेसिकली, या एक इंसान में कितना फेथ है कि वो भगवान को लेटर लिख रहा है ये सोच के कि सच में वो पहुंच जाएगा लेटर भगवान के पास, और उसके पास एक्चुअली एज एन आंसर और एज अ रिप्लाई उसके मेल बॉक्स में पैसा आएगा, ठीक है। तो जो पोस्ट मास्टर था उन्हें कैसे डिस्क्राइब किया गया, एज अ फैट एमिएबल फेलो। देखो एमिएबल का मतलब होता है जो बहुत फ्रेंडली होता है, ठीक है, वेरी हम्बल एंड फ्रेंडली। तो वो भी हंसने लग गया वो लेटर देख के, पर उसके बाद ही वो फटाफट से सीरियस हो गया, और देन ही स्टार्टेड टैपिंग ऑन द लेटर ऑन हिज डेस्क। ऐसे ऐसे वो नॉक करने लग गया अपने डेस्क के ऊपर जहाँ पे लेटर रखा हुआ था, और उसने बोला कि भाई कितना ज़्यादा उसको भगवान पे विश्वास है जिसने ये चिट्ठी लिखी होगी, कि भाई काश मेरे में इतना विश्वास होता भगवान पे कि मैं भगवान के साथ एक कॉरेस्पॉन्डेंस यानी कि एक बातचीत शुरू कर पाता। लेटर के थ्रू बातें करने को कॉरेस्पॉन्डेंस कहते हैं। तो भाई काश, वो कह रहा है कि काश मुझ में इतना फेथ होता कि मैं भगवान के साथ चिट्ठी के थ्रू बातें करने लग जाता। So in order to not shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. Answer the letter. But when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill, ink and paper. तो अब जो है
द पोस्ट मास्टर जो है उन्हें ऐसा था कि भाई किसी का विश्वास मैं क्यों हिलाऊं, किसी का विश्वास मैं क्यों तोड़ूं भगवान के ऊपर से। तो वो विश्वास रखने के लिए उसने सोचा कि हम इस लेटर का जवाब देके पोस्ट कर देंगे। पर जब उन्होंने वो लेटर खोल के देखा तो पता चला कि सिर्फ पेपर और इंक और अच्छे नेकी के फीलिंग से काम नहीं बनेगा, उससे ज्यादा भी हमें कुछ चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि लेंको ने तो पैसे मांगे थे। But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave a part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of चैरिटी। तो अब उसने क्या किया कि उस लेटर का रिप्लाई तो उसे देना ही था। ही हैड अ रेजोल्यूशन इन हिज माइंड, मतलब एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन था उसका कि अब तो ये करना ही है उसे। तो उसने अपने एम्प्लॉयज से कुछ पैसे मांगे, अपनी सैलरी का कुछ पार्ट उसमें दिया और अपने कुछ दोस्तों से भी मांगा जो कि ऑब्लाइज थे, यानी कि जो मजबूर थे पैसे देने में, बिकॉज दिस वॉज एन एक्ट ऑफ चैरिटी। ठीक है। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lenko, and with it a letter containing only a single word as a signature, God. तो अब क्या हुआ, इतने लोगों को बोलने के बाद भी उसके पास 100 पेसोस नहीं कलेक्ट हुए, उसके पास लिटिल मोर देन हाफ यानी कि 70 पेसोस कलेक्ट हुए पोस्ट मास्टर से। उसने वही पैसे एनवलप में डाला, उस पे लेंको का एड्रेस लिखा और एक लेटर भी लिखा उसके साथ, पर उसमें और कुछ नहीं लिखा, बस एक सिग्नेचर डाला जो है गॉड लिखा था उसके ऊपर। अब वर्ड मीनिंग्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले है कॉन्शियंस, जो कि मैंने बोला एक इनर सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग, जो कि आप अपने अंदर खुद से खुद बात करते हो गलत सही का। ठीक है, या आपके अंदर एक होता है ये चीज मुझे नहीं करनी है, ये चीज मुझे करनी है, ये जो एक सेंस होता है उसे कॉन्शियंस बोलते हैं। पेसो या पेसोस, करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, जैसे मैंने आपको बताया। और एमिएबल होता है फ्रेंडली एंड प्लेजेंट। Next is oral comprehension. Now we have 3 questions. Let's see. एक बार मुझे let me shift. 5th पे थे हम, right? Who or what did Lenko have faith in? What did he do? अब पूछ रहे हैं कि लेंको को किस पे या किस चीज पे बहुत ज्यादा विश्वास था और उसने फिर क्या किया। तो Lenko had deep unshaken faith in God. When the hailstorm destroyed all his crops, he wrote a letter to God asking for 100 pesos. So Lenko के अंदर एक बहुत ही strong एक faith या विश्वास था भगवान के ऊपर, और जब हेलस्टॉर्म ने ये आंधी ने उसके क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया तो उसने एक लेटर लिखा भगवान को। किस बारे में लिखा? भगवान से उसने 100 पेसोस मांगे सो दैट उसकी हेल्प हो सके। Who read the letter? The postman and the postmaster read letter. अब पूछ रहे हैं कि किसने वो लेटर पढ़ा। तो लेटर पढ़ा किसने? पोस्टमैन ने पढ़ा पहले, क्योंकि वो वही पोस्ट करता था लेटर को। फिर वो हंसते हंसते किसके पास गया? अपने बॉस के पास, यानी कि पोस्टमास्टर के पास। What did the postmaster do then? The postmaster came up with an idea, answered the letter. He asked money from his employees, gave a part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. He was able to send the farmer, just a second, send the farmer a little more than half of what he had requested. ऑल राइट। तो अब क्या किया पोस्ट मास्टर ने? पहले पूछ रहे कि पोस्ट मास्टर ने क्या किया। तो पोस्ट मास्टर के पास एक आइडिया आया कि लेटर को आंसर करेंगे। तो उसने अपने एम्प्लॉयज से पैसे मांगे, उसने अपनी सैलरी का कुछ पार्ट दिया, और उसके कुछ दोस्त जो कि मजबूर थे एक एक्ट ऑफ चैरिटी के लिए पैसे देने के लिए, उन सब से पैसे उन्होंने कलेक्ट किए। पर वो पूरा 100 पेसोस नहीं कलेक्ट कर पाए। ही वॉज ओनली एबल टू सेंड अ लिटिल मोर देन हाफ ऑफ व्हाट द फार्मर हैड रिक्वेस्टेड। मोर देन हाफ है तो 70 पेसोस है, वो बाद में मेंशन्ड भी है। ठीक है, अब है आई थिंक सो दीज आर द 3 क्वेश्चंस इन दैट। यस, so now moving on to the next paragraph. The following Sunday, Lenko came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. तो अब जो अगले संडे है, लेंको थोड़ा जल्दी आया यूजुअल टाइम से ये पूछने कि उसके लिए कोई लेटर आया है कि नहीं। अब जब पोस्टमैन जो था
जिसको वो लेटर मिला था लेंको का, उसने ही खुद ही उसको वो लेटर दिए जिसमें पैसे थे, ठीक है। और जो पोस्ट मास्टर है उसे तो बड़ी ऐसे नेक आदमी की फीलिंग आ रही थी कि मैंने तो बहुत एक अच्छा काम किया है, तो उस फीलिंग के साथ, उस सेटिस्फेक्शन के साथ वो देख रहा था लेंको की तरफ कि उसका क्या रिएक्शन रहेगा, राइट। लेंको showed not the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence, but he became angry when he counted the money। तो अब क्या हुआ कि लेंको, तो मैंने जैसे बोला उसके अंदर इतना डीप फेथ था भगवान को लेकर कि उसको कोई शौक नहीं लगा कि उसको पैसे मिले भी हैं, उसे पूरा विश्वास था कि ऐसा तो होता ही है, ठीक है। बट इतना उसके अंदर कॉन्फिडेंस था, लेकिन फिर वो पैसे देखो खुशी तो नहीं हुआ पर गुस्सा जरूर हो गया जब उसने पैसे को गिना। God could not have been made a mistake, or nor could he have denied Lenko what he had requested. Immediately, Lenko went up to the window to ask for paper and ink. On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow, caused by the effect he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked off and then affixed to. तो अब क्या हुआ, जब उसको गुस्सा, उसे लगा कि भाई भगवान से ये गलती तो हो नहीं सकती है और भगवान कभी लेंको को मना भी नहीं करेगा जो वो मांगेगा, तो उसने, भगवान कभी मना भी नहीं करेगा जो लेंको ने मांगा होगा। तो उसने क्या किया, वहाँ पे पोस्ट ऑफिस से एक पेपर मांगा और थोड़ा इंक मांगा, फिर वो जो पब्लिक राइटिंग टेबल है, एक लिखने की जगह होती है पोस्ट ऑफिस में, वहाँ पे बैठ के लिखने लग गया और इतनी चिंता से लिख रहा था कि उसकी जो ब्राउज हैं उसमें रिंकल्स नजर आ रहे थे, ठीक है। तो जब उसका लिखना खत्म हो गया तब वो विंडो पे गया, उसने एक स्टैम्प खरीदा और फिर वो लिख करके, जैसे कि बहुत लोग लिख करके चिपका देते हैं एनवलप को, तो उसने उसको एफिक्स किया। एफिक्स करना मतलब होता है किसी चीज को स्टिक करना। टू द एनवलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, तो उसने ऐसे करके लेटर को चिपका दिया बेसिकली। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। It said, God, of the money that I had asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much, but don't send it to me through mail because the post office employees are a bunch of crooks. लेंको। तो अब उसने क्या किया, पहले उस लेटर में क्या था, वो उसने पहले लेटर डाला मेल बॉक्स में, वो चला गया। तो जब ही वो गिरा मेल बॉक्स में, पोस्ट मास्टर वो लेटर देखने गया कि उसने क्या लिखा है, तो उसमें लिखा था कि गॉड, आपने जो पैसे भेजे थे उसमें से मुझे सिर्फ 70 पेसोस मिले हैं, सब नहीं मिले, मुझे बाकी भी भेज दो क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। और मुझे मेल के थ्रू मत भेजो क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज हैं वो सारे दे आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, मतलब उन्होंने मेरे पैसे चोरी कर लिए हैं बेसिकली। और साइन ऑफ करता है कि लेंको। अब ओरल कॉम्प्रिहेंशन पे आ जाते हैं। Was Lenko surprised to find a letter for him with money in it? तो क्या लेंको सरप्राइज था पैसे देख के अपने एनवलप में? Lenko showed not the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence and faith in God. तो इसका आंसर है कि ऑब्वियसली हमने अभी पढ़ा कि लेंको को इतना सा भी सरप्राइज, इतना सा भी आश्चर्य नहीं लगा उस पैसे को देख के, उसको इतना कॉन्फिडेंस था और इतना विश्वास था भगवान पे। What made Lenko angry? लेंको को किस बात पे गुस्सा आया? He became angry when he counted the money and found out that God had sent him only 70 pesos. But he believed that God could not have been made a mistake, so he thought that the office employees were a bunch of crooks. कि उसे इस बात पे गुस्सा आया कि जब उसने पैसे गिने तो उसे लगा कि भगवान ने उसे सिर्फ 70 पेसोस भेजे हैं जबकि उसने 100 पेसोस मांगे थे। बट उसे ये बात का विश्वास था कि भगवान से तो ऐसी गलती हो नहीं सकती, तो पोस्ट ऑफिस के लोग ही चोर हैं, उन्होंने मेरे पैसे चुरा लिए। इस बात पे उसको गुस्सा आया। अब नेक्स्ट वी विल कम टू एनसीईआरटी क्वेश्चंस। सॉरी, जस्ट अ सेकंड। थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट है जो कि वो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे विच जिसके साथ आंसर नहीं है साथ में, तो आई विल बी डूइंग दैट फ्रॉम द नोट्स। सबसे पहले, व्हाट डज लेंको हैव कंप्लीट फेथ इन? लेंको हैज, वही सेम क्वेश्चन है कि लेंको को भगवान पे एक डीप अनशेकन फेथ था। इसके साथ आप ये भी ऐड कर सकते हो कि ये किस बात से पता चलता है। तो व्हेन द हेलस्टॉर्म डिस्ट्रॉयड ऑल हिज क्रॉप्स ही रोट अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर 100 पेसोस। तो फिर उसने जब हेलस्टॉर्म ने उसके सारे क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया तो उसने भगवान को लेटर लिखा पैसे मांगते हुए।
Why does the postmaster send money to Lenko? Why does he sign the letter as God? So the postmaster sent money to Lenko and signed the letter as God, so that Lenko's faith in God remains unshaken and so that he can start over. अब पोस्टमास्टर ने पैसे लेंको को क्यों भेजे और उसने वो लेटर गॉड के नाम से क्यों साइन किया? तो लेंको को पोस्टमास्टर ने पैसे इसलिए भेजे और उसको गॉड के नाम से इसलिए साइन किया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लेंको का भगवान से विश्वास उठे और साथ में वो चाहता था कि लेंको वापस से अपना काम शुरू कर सके. Did Lenko try to find out who had sent the money to him? Why or why not? तो अब पूछ रहे हैं कि लेंको ने क्या कोशिश करी जानने की कि उसे पैसे किसने भेजे थे? Why or why not? No, Lenko did not try to find out who had sent him the money, as he was very confident that the direct correspondence with God was possible, and it was nobody else but God who had sent him the money. कि नहीं, उसने कोशिश नहीं करी ये ढूंढने की किसने उसे पैसे भेजे हैं, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि भगवान के साथ बातचीत लेटर के थ्रू यानी कि कॉरेस्पॉन्डेंस की जा सकती है, और इसलिए उसे लगा कि भगवान के सिवाय किसी ने नहीं भेजे ये पैसे उसे. Who does Lenko think has taken the rest of the money? What is the irony in the situation? अब पूछ रहे हैं कि लेंको को क्या लगता है कि वो बाकी पैसे किसने ले लिए और इस सिचुएशन की आयरनी क्या है. आयरनी होना मतलब कि हुआ कुछ हो और उसका इंटरप्रिटेशन कुछ उल्टा ही निकल रहा हो, या फिर जैसे कि ये ऐसे भी हो सकता है आयरनी कि जैसे कि एक इंसान समझो कि मोटिवेशनल स्पीकर है एंड वन ऑफ हिज मोटिवेशनल स्पीच इज अबाउट कि जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, बट दिस जैसे कि अगर वो कहता है कि वो मोटिवेशनल स्पीच देता है कि लाइफ में फोकस्ड रहने के बारे में, तो वन ऑफ हिज स्पीचेस इज अबाउट हाउ ड्रिंकिंग हार्म्स यू एंड योर बॉडी एंड योर लाइफ. ठीक है, और वो बहुत अच्छी स्पीच देता है, पर आयरनी ये कि उसकी डेथ होती है अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से, लिवर फेलियर. सो दिस विल बी एन आयरनी. ठीक है, तो इस सिचुएशन की आयरनी क्या है कि लेंको को लगा कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने उसके बाकी पैसे ले लिए थे और उसको लग रहा था वो दे आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, वो एक सब चोर है. ठीक है, पर यहाँ पे आयरनी क्या थी कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ही थे जिन्होंने उन्हें पैसे दिया था ताकि वो बिलीव कर सके कि भगवान ने उसे पैसे दिए हैं. Now here are some extra questions जो कि मैं अभी आंसर नहीं करूंगी, we will have a video about it. ठीक है, I want you to answer them on your own and there will be a form in the description, Google form, जिसमें if you want you can submit the answers so that I can check and basically ताकि आपको एक होमवर्क वाली वाइब आए ना कि मैंने होमवर्क भेजा टीचर को, एंड देन वी विल डिस्कस सो दैट यू कैन चेक कि आपने सही आंसर लिखा कि नहीं. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. और अब ये वीडियो आई थिंक सो आया है सैटरडे को, तो अब आपका जो आने वाला नेशनलिज्म इन यूरोप का पार्ट 2, एंड ऐसे ही हम इंग्लिश और सोशल साइंस में ऑल्टरनेट करते रहेंगे. एंड आई थिंक सो कि आई विल ट्राई कि मैं अभी हिस्ट्री से शिफ्ट करके कोई दूसरा अभी सब्जेक्ट पिक करूं, क्योंकि सब कुछ ही साथ में कवर करना है ऑब्वियसली. ठीक है, सो आई विल सी यू द नेक्स्ट टाइम. मेक श्योर टू स्टडी वेल. ये रीडिंग अगर आपको कहीं कुछ डाउट्स आता है तो ये एक डाउट्स का ये जो फॉर्म है जिसमें आपको ये क्वेश्चन के आंसर्स भेज सकते हो, वहीं पे एक डाउट का भी फॉर्म है इफ़ यू वांट टू सेंड. ठीक है, तो वो मुझे ज़रूर भेजना अगर आपको कोई डाउट है, क्योंकि एक डाउट सेशन आई विल टेक, वो इसी वीडियो में होगा विद दिस क्वेश्चन के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ एंड में. ठीक है, तो विल सी यू द नेक्स्ट टाइम विद नेशनलिज्म इन यूरोप एंड मोस्ट प्रोबेबली कोई दूसरा चैप्टर भी फ्रॉम सिविक्स और जियोग्राफी. लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, सो वील कवर इट वन बाय वन. बाय एंड आई विल सी यू द नेक्स्ट टाइम.